हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। लेक्चर नंबर 4 आदर्श बैच की क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको पहला दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ स्क्वायर इन फिगर इफ Q इज इक्वल टू 10⁻⁸ कूलम, ओके, 10⁻⁸ कूलम एंड A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। आपको बताना है कि सेंटर पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपको एक स्क्वायर दिया गया है बेटा, स्क्वायर दिया गया है, आपके सामने कुछ चार्जेस रखे हैं। पॉइंट मार्क कर लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। पॉइंट ए पर रखा हुआ है चार्ज बेटा +Q, पॉइंट बी पर रखा हुआ चार्ज है -2Q, पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट सी पर रखा हुआ चार्ज है +2Q, ओके, +2Q, और पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा हुआ है -Q है। ये इसके डायगोनल्स को क्रॉस करूं और ये मिलता है सेंटर। सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सेंटर पर आपको क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सेंटर पर फाइंड करनी है। आपको दी गई है ऑल साइड्स जो दी गई हैं, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ओके, ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स को A मान लो, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। ये साइड्स आ गई, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी। देखिए जी, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे बनेगी? +2Q। जिस पॉइंट पर भी इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, यहाँ पर याद रखना क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका +2Q क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, और +Q मतलब ये इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा और ये इस पर अंदर की तरफ इसको धक्का मारेगा, ठीक है ना। ये देखिए, मतलब ये मान के चलिए +2Q इसको रिपेल करेगा, तो +2Q का फोर्स इस तरफ बना दो आप, ये, और जो +Q है वो पीछे की तरफ रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स आप इस तरफ बना दो। ये थोड़ा गंदा सा बन गया, संभाल लेना। समझ में आया ना? मतलब हो क्या रहा है, एक इंटेंसिटी इस तरफ जा रही है और एक इंटेंसिटी इस तरफ जा रही है। एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो ये जो इंटेंसिटी है, ये जो फॉरवर्ड जा रही है, ये किसकी वजह से है? +2Q की वजह से है कि नहीं है? ना ना, ये वाली +Q की वजह से है। और जो नीचे से ऊपर आ रही है वो किसकी वजह से है? +2Q की वजह से। तो नेट इंटेंसिटी जो फील होगी वो इधर से +Q, इधर से एक +Q कैंसिल हो जाएगा, और जो नेट इंटेंसिटी होगी वो केवल किसकी होगी? +Q वाली होगी कि नहीं होगी? भाई एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है, तो नेट इंटेंसिटी केवल किसकी बचेगी? +Q की, है ना। तो इसकी इंटेंसिटी +Q की बचेगी। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? E1 मान लेता हूँ उस इंटेंसिटी को, जो नेट बनी यहाँ पर किस तरफ बनेगी बेटा? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि +Q वाली नीचे जा रही थी और +2Q वाली बड़ी थी, वो ऊपर जा रही थी। तो ये जस्ट डबल अमाउंट की थी, ये सिंगल अमाउंट की थी। तो डबल में से सिंगल जाएगा तो सिंगल ही तो बचेगा। तो E1 इक्वल टू कितना आएगा? 1/4πε0 इंटू नेट चार्ज +2Q का, और +Q का उल्टा है तो केवल क्या बचेगा? Q बचेगा ना, अपॉन फॉर्मूला क्या था? R²। तो R क्या रहेगी? ये वाले डिस्टेंस, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी काउंट होगी यहाँ पे, तो ये वाले डिस्टेंस। तो ये वाले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? ये 5 है, ये 5 है, तो 5 और 5 का पाइथागोरस क्या निकलेगा? 5√2, और इसको आधा कर दो तो 5√2/2, 5√2/2, या यू कैन राइट 2 से √2 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 5/√2 सेंटीमीटर। आया समझ में? आया ना? बट भाई इसको √2 को 2 टाइम्स √2 लिख लो, और एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/√2। तो डिस्टेंस है 5/√2 सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई, 10⁻⁻2 का ये आ गई इंटेंसिटी। किसके कारण? इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के कारण। समझ गए ना? ये किधर जा रही है? इस तरफ जा रही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे -Q है, तो -Q अपने इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव को बुलाएगा, ओके, और -2Q इसको बुलाएगा डबल अमाउंट से। ये मैंने 2 एरो लगा दिए समझाने के लिए, जैसे यहाँ पे भी 2 एरो लगा दो। डबल फोर्स है, यहाँ सिंगल फोर्स है। समझ में आया ना? तो इसकी इंटेंसिटी जस्ट डबल हो गई और इसकी सिंगल। तो यदि देखा जाए तो एक एरो से एक एरो कट जाए अपने समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है। तो इस तरफ केवल एक ही
एरो की इंटेंसिटी बचेगी, यस और नो। तो अपन को इंटेंसिटी जो मिलेगी इस पॉइंट पर वो कितनी मिलेगी, फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E2 मान लो बेटा, इसको E1 ले लिया था, इसको क्या ले लिया E2। नेट इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, कितना है भाई 2Q - 2Q है ना, -2Q। बट इंटेंसिटी में माइनस साइन नहीं पुट किया जाता है, ओनली मैग्नीट्यूड पुट होता है, क्योंकि माइनस के चलते हम डायरेक्शन दे देते हैं, है ना। 2Q अपॉन आर, आर तो यही होगा भाई 5/√2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। आ गया समझ में ना सर? जैसे यहाँ पे क्यू हुआ, हाँ यहाँ पे भी क्यू नहीं होगा? नहीं यहाँ पे, ओहो यस, ये तो गलती मुझसे हुई है भाई साहब, बिल्कुल है क्यू ही होगा, यस गलती हुई मुझसे, क्योंकि एक ही का तो इफेक्ट आएगा, एग्जैक्टली क्यू ही होगा। ओके समझ में आ गया। तो ये दोनों चार्जेस अपने पास आ चुके हैं। तो अपन को क्या दिख रहा है कि इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन एक ही इधर आ रही है, एक ही इधर आ रही है, बट अपन ने तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही निकालना, तो उसको आप मॉड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखा सकते हो कि मॉड E1 इक्वल टू मॉड E2। अब इसका कोई नाम E भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से, मॉड ऑफ E। चलिए ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है, 90। अब हमें निकालना है कि इसकी नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा 11th क्लास का, है ना। क्या होता है वेक्टर वाला फॉर्मूला, वेक्टर का फॉर्मूला होगा ई नेट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड E1 मॉड E2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके ई मॉड, तो देखिए यहाँ पे ई नेट लिख लो, ओके इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितने डिग्री दोनों के बीच में, 90 डिग्री, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो सब कुछ जीरो हो गया। ओके तो नेट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, ई नेट इक्वल टू केवल आएगी ये अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 स्क्वायर, ये आ गई नेट इंटेंसिटी। हालांकि वैल्यू नहीं निकली है, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी नेट इंटेंसिटी ये आ गई है। अब वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या देखा कि जो नेट इंटेंसिटी आई थी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अच्छी बात यह कि E1 E2 दोनों इक्वल हैं और हमने उनको E मान के रखा है, तो बेटा इसको भी लिख लो मॉड E का स्क्वायर प्लस मॉड E का स्क्वायर। तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर क्या हो गया बेटा, मॉड 2E का स्क्वायर। तो E बाहर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा E√2। तो जो नेट इंटेंसिटी निकली वो E√2। अब E√2 लिखने का वक्त आ गया है, क्या था 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना था Q अपॉन डिस्टेंस कितनी दी याद होगा आपको, 5/√2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर बदल लिया का होल स्क्वायर, और √2 एक और बचा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला √2। क्लियर हुआ ना। चलिए अब कुछ नहीं, आपको वैल्यू फाइंड करनी। देखो चार्ज की वैल्यू दी थी क्या, चार्ज की वैल्यू दी गई है 10⁻⁸। यस Q इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻⁸ कूलम, तो भाई वैल्यू रख दो 1/4πε0 कितना होता है 9 इंटू 10⁹। Q कितना होता है बेटा 10⁻⁸। ओके 5/√2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, यस और नो। और 10⁻⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁴, और साथ में √2 तो बचा ही रहेगा। क्लियर हुआ ना, साथ में √2 बचा ही रहेगा। तो इसको सब कुछ सॉल्व कर लो बेटा, इसका आंसर आ रहा है 7.2√2 इंटू 10⁴। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, समझ गया ना। अब यदि कोई डायरेक्शन पूछेगी इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, देखिए डायरेक्शन कैसी जाएगी। तो ये जो डायग्राम था इसमें देख के देखो डायरेक्शन, क्योंकि ये फील्ड और ये फील्ड एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो जो आपकी डायरेक्शन जाएगी किसी भी फील्ड से 45 डिग्री पर जाएगी। तो ये O है, ये A है, तो जो वेक्टर जाएगा नेट फील्ड वाला वो कैसा जाएगा 45 डिग्री फ्रॉम OA, 45 डिग्री फ्रॉम एकदम बीचों बीच। ओके सो लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम OA। एक्चुअली क्योंकि दो फोर्स गए थे ना, एक ऐसा गया था और एक ऐसा गया था, दो फील्ड गए थे, दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री था 90, तो एकदम एक ये बराबर है। तो जब बराबर होते हैं तो बीच में से रिजल्टेंट फील्ड निकलता है जिसका नाम है ई नेट, क्या बोलते हैं, ये जो आया है। ओके सो डायरेक्शन क्या होगी 45 डिग्री फ्रॉम OA, या तो OA ले लो या OB ले लो, दोनों से ही 45 डिग्री है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल था जो बताता है अपन को सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस वेक्टर फॉर्म में जुड़ता है। इसमें आपको वेक्टर का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। वेक्टर का फॉर्मूला अंडर रूट EA² प्लस EB² प्लस 2 मॉड E1 E2 कॉस थीटा,
यूज करना आवश्यक है। चलिए अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए ना, ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉन की जाती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब याद रखिएगा कि यदि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो आप देखिए इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। यदि किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए है तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? यस, ये देखिए इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया ना। तो आपको क्या मिल जाएगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसा जा रहा है। क्लियर होगा ना। जैसे ये कोई फील्ड जा रहा है, ये देखिए आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे टेंजेंट खींच दो, तो ये देखिए इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा जा रहा है। इस पॉइंट आपको चाहिए तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचे, इस पॉइंट पर आपको फील्ड ऐसा जा रहा है। तो मान लीजिए बीच में कोई चार्ज है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। देखिए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो चार्ज सेटअप करेगा। तो चार्ज अगर आपने बोला तो मैंने आपको बताया था कल कि आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूं होती हैं, ऐसी। हाँ वही। तो इसकी तो रेडियल है तो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, तो इसमें टेंजेंट का सवाल नहीं उठता है। जहाँ पे कर्व फील्ड हो, है ना, तो हर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी। हाँ, ये भी लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी है। समझ गए ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बट इसकी डायरेक्शन एकदम फिक्स है एक लाइन की, बट इसी लाइन में कई डायरेक्शन बदल रही हैं। समझ में आया ना, क्लियर हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है। अब ये देखिए आपको मैं बताता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नापी जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नापी जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मान लो आपके पास ये कोई एरिया है, ये कोई क्या है, एरिया। इस एरिया, इस शीट का एरिया है एस, इस शीट का एरिया क्या है, इससे कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये लिख ली, ये बाहर निकल गई, पेनिट्रेट करी, बाहर निकल गई। ये नीचे से ही पेनिट्रेट करके बाहर निकल गई, नीचे से पेनिट्रेट करके बाहर निकल गई। ओके, तो मान लीजिए इनको काउंट किया अपन ने, इनको काउंट किया, इनका नंबर आया n। क्या है नंबर? n। समझ गया ना। तो एस एरिया से कितनी लाइंस निकलती हैं? n। एस एरिया से कितनी लाइन निकलती हैं? तो यूनिट एरिया से कितनी लाइन निकलेंगी? n अपॉन एस, n अपॉन। यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइंस जो होती हैं, द अमाउंट ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसको भी बोलते हैं अपन ई। क्या बोलते हैं अपन उसको? ई। उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एरिया, सरफेस एरिया। तो इक्वल टू, हाँ, एन इन नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। बाद में आके इन्हीं लाइंस का नाम पड़ गया फ्लक्स। क्या पड़ गया? फ्लक्स। तो बाद में हम पढ़ेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया। फ्लक्स पर यूनिट सरफेस, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को फ्लक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। साफ समझ में आ रहा है कि अगर इस एरिया से ज्यादा लाइंस जाएंगी तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा, है ना। मतलब ज्यादा लाइंस होंगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। नहीं, एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के तो प्रोपोर्शनल है ना भाई, नंबर ऑफ फ्लक्स के तो प्रोपोर्शनल है। समझ गया ना। एस मत बढ़ाओ, एस छोटा रहने दो, फाई बढ़ाओ, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाओ। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ गया ना, इतना स्ट्रांग हो। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने आपको दो रीजन दे दिए, एक ये है और एक ये है। दोनों एरिया सेम है, दोनों एरिया सेम है। अब इसका नाम मान लो बी, दोनों एरिया सेम है दोनों के। अब मान लीजिए यहाँ से 10 लाइन क्रॉस हो रही हैं और यहाँ से हो रही है 50 लाइन क्रॉस परपेंडिकुलरली। तो बताइए किसका फील्ड ज्यादा होगा, ईबी का कि ईए का? बिल्कुल सही, ईबी का ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रही है वो ज्यादा है। समझ में आया? देखिए अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की मैं प्रॉपर्टी बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो आपने यदि कहा कि यदि आपके पास सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है तो सिंगल पॉजिटिव होगा या सिंगल नेगेटिव होगा? सिंगल पॉजिटिव होगा तो लाइंस क्या होंगी? उसी से निकलेंगी और कहाँ पे समाप्त होंगी? इन्फिनिटी पे। और अगर सिंगल नेगेटिव होगा तो लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और उस पर आकर के पॉइंट पे समाप्त हो जाएंगी।
समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ, दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो ओपन कर्व होता है, मतलब ये लाइंस घूम करके वापस नहीं आती, कैसे घूम जाए। मैग्नेटिज्म में लाइन घूम जाती थी, हाँ। बट इसमें वापस घूमेंगी नहीं। अगर आप प्लस और माइनस का भी पैटर्न बनाओ तो प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी और माइनस में जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हाँ। मगर मैग्नेट में अंदर भी प्रेजेंट होती थी नॉर्थ साउथ, याद होगा आपको, 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल, क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल में केवल बाहर ही प्रेजेंट होगी, अंदर कोई लाइंस प्रेजेंट नहीं होगी। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? हाँ। तो अंदर कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं होती है, चाहे आप मेटल भी ले लें। डाइपोल बोलते हैं। हाँ, इसको डाइपोल बोलते हैं। ये अरेंजमेंट जो है डाइपोल अभी आएगा, तो इस अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। यदि आपके पास कोई भी चार्ज बॉडी है, जैसे मान लो मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, ये प्लस चार्ज है, ओके, इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगी। समझ में आया ना? अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, पूरा का पूरा चार्ज बाहर ही रहेगा, अंदर कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती है, केवल बाहर ही फील्ड लाइंस इसके प्रेजेंट हुआ करती है। तो ये लिखा मैंने शीट में, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। अगर चार्ज बॉडी के अंदर लाइन प्रेजेंट होती तो ही वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती, अगर अंदर प्रेजेंट होती तो, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ओपन लूप बनाती है। कैसा बनाती हैं? ओपन लूप। यही बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर यदि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई, समझ गया ना? एक ऐसा जा रहा था, एक ऐसा जा रहा था। अब देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, पहला पॉइंट, तो इस वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा? ऐसा, इस तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? इस तरफ। एक ही पॉइंट पर कभी भी दो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नॉट वैलिड। इसलिए कभी भी एक पॉइंट पर दो लाइनें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा करेंगी तो एक पॉइंट पर दो फील्ड हो जाएगा, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ, द इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी आपके पास सरफेस है, सरफेस में आप चार्ज दोगे, मेटेलिक सरफेस कंडक्टर का, चार्ज कहाँ के बैठेगा? बाहर। चार्ज कहाँ के बैठेगा? बाहर। तो अब ये इस पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी वो उस पॉइंट के नॉर्मल निकलेंगी, परपेंडिकुलर, सरफेस के नॉर्मल निकलेंगी। यस, तो लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सो देयर इज नो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सरफेस के पैरेलल हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट ऐसा हो जाए। अगर ऐसा कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का तो दिक्कत क्या बनेगी? आप जानते हो कि फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। यहाँ पे चार्ज है, सर ये फोर्स इक्वल टू Q इंटू E। सॉरी भूल गए, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, कल पढ़ाया था। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू ई। तो E फील्ड है, Q चार्ज है, इस पे फोर्स लग जाएगा टेंजेंशियल, और ये चार्ज क्या होगा? ऐसे घूमने लगेगा इसकी सरफेस के ऊपर। समझ गए ना? मतलब एक कंडक्टर के ऊपर ही करंट चलना शुरू हो जाएगी, बट ऐसा कभी होता नहीं है। इससे पता चलता है कि कंडक्टर पर केवल फोर्स फील्ड कहाँ लगता है? अब बाहर, नॉर्मल की तरफ। कैसा लगता है? समझ में आया? तो नॉर्मल की तरफ खिंचाव लगेगा तो ये कभी चलेगा नहीं, हमेशा बाहर की तरफ खिंचाव महसूस करेगा, पुल महसूस करेगा। समझ में आया? बोलो डाउट क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना अगला टॉपिक है। अगर आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, एक है प्लस Q और एक है माइनस, अगर आप इनको बहुत ही कम दूरी पे रखें, है ना, इस डिस्टेंस को आप मान सकते हैं D। क्या मान सकते हैं? D। तो इस व्यवस्था को बहुत ही क्लोज रखने पर ये जो अरेंजमेंट बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गए ना? अब डाइपोल से रिलेटेड एक क्वांटिटी होती है जो डाइपोल के दम को बतलाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से शो किया जाता है, और जो P होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसे लाइंस ऑफ फोर्स मत तो समझ लेना, समझ गए ना? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड
चार्ज कोई भी ले लो, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की दूरी, इनटू उनके बीच की दूरी, समझ में आ गया ना, इनटू उनके बीच की दूरी। क्लियर हुआ? बन जाएगा, बन जाएगा ना? यस, ये है जनरली इनके बीच की दूरी। जनरली हम क्या करते हैं बेटा, सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इन दोनों के बीच की दूरी? नहीं 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 नहीं, ये इसका प्रोडक्ट, चार्ज के मैग्नीट्यूड का और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, अच्छा, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक ही चार्ज के मैग्नीट्यूड? कोई भी, तो दोनों सेम है, हाँ। तो कोई का भी मैग्नीट्यूड ले लो, बात तो एक ही आएगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब प्लस साइन लेना आपको, हाँ, +6 -6 तो आपको आना 6 ही है। 6। क्लियर हो गया ना? अब क्या करते हैं कई बार कि बेटा ये बीच की डिस्टेंस को बीच में सेंटर मान लेते हैं O, तो यहाँ भी मान लेते हैं, मतलब ये D को D ना लिख करके कई लोग ये क्या करते हैं L लिख लेते हैं, मतलब इधर भी L इधर भी L, तो टोटल डिस्टेंस उस समय क्या कहलाएगी 2L, हाँ, क्या कहलाएगी? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P = Q मल्टीप्लाइड बाई 2L, 2L, Q मल्टीप्लाई बाई 2L, ऐसे भी शो किया जाता है, मतलब डिस्टेंस को आपने आधे आधे फॉर्म में लिख लिया, जैसे 1 मीटर थी तो आधा मीटर लिख दिया, समझ गए ना? और देखो यदि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा मैं डाइपोल ऐसे बनाने का सपोर्ट करता हूँ, इधर नेगेटिव लेफ्ट में और राइट में, समझ गए? डायरेक्शन कैसी जाएगी बेटा, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P वेक्टर, यदि स्केलर फॉर्म में लिखूँ तो P = किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू इनके बीच की दूरी। तो क्या लेना पसंद करोगे, L या 2L? कोई भी ले लेंगे, कोई भी ले, ज़्यादा 2L होता है ज़्यादातर, 2L ले लेंगे। है ना? तो 2L में सेंटर 0 मानते हैं, इधर भी L इधर भी L, तो Q × 2L, तो ये बन जाता है 2QL। स्मॉल चार्ज लोगे तो 2QL, ये हो गया P मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करें P वेक्टर = 2QL, डायरेक्शन कैसी जा रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जा रही ना, एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर I कैप, तो वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा 2QL × I कैप। आ गया समझ में? ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of equal and opposite charges kept nearer to each other, जो एक दूसरे के बहुत पास में रखे जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जो सिस्टम बनेगा चार्जेस का, पेयर ऑफ चार्जेस का जो सिस्टम बनेगा, पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेस का, इसको बोलेंगे डाइपोल। जैसे वो हाथ में डंबल उठाते हैं ना, तो डंबल में प्लस और माइनस मान लो, तो अगर बहुत पास में रखें तो उसको बोलेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल।